हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम महासागर में पाए जाने वाले परवाल उनका अध्ययन करेंगे। परवाल और परवाल भित्तियां, जिन्हें कोरल भी कहते हैं और भित्ति को रीफ कहते हैं। कोरल्स एंड कोरल रीफ्स। देखो, महासागरों में ये जो जीव है ये पाया जाता है। देखो, परवाल का जो निर्माण है सागरीय जीव मूंगे या फिर कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के संयोजन से होता है। सागरीय जीव होते हैं मूंगे या कोरल पॉलिप, उसके अस्थि पंजरों के संयोजन के द्वारा इनका निर्माण होता है परवाल। जो कोरल है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागर, और ये चूने पर निर्वाहन करते हैं, यानी इनका जो भोज्य पदार्थ है वो चूना होता है। एक स्थान पर असंख्य मूंगे रहते हैं और अपने चारों ओर चूने की खोल बना लेते हैं। एक स्थान पर बहुत अधिक संख्या में मूंगे रहते हैं और ये चूने की खोल अपने चारों तरफ बना लेते हैं। जब मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लगता है। जब एक मूंगा मर जाता है उसी के ऊपर जो दूसरा मूंगा है वो अपनी खोल बनाने लगता है। इस तरह से इसका बहुत विस्तार हो जाता है। इस क्रिया के कारण एक लंबे समय के अंदर एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, जिसे परवाल भित्ति कहते हैं। एक बहुत बड़ी भित्ति बन जाती है परवाल, जिसे परवाल भित्ति कहते हैं। इसमें देखो, वो उदाहरण ये ग्रेट बैरियर रीफ का दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यह ग्रेट बैरियर रीफ एक परवाल भित्ति है। ये उदाहरण है इसका। देखो, परवाल या मूंगा जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता। जो मूंगा होता है, जो परवाल है, वो जल के भीतर ही रहता है, लेकिन जल स्वच्छ होना चाहिए। खराब जल में वो नहीं रह सकता। देखो, उसके बाद परवालों को सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं परवालों को, सामुद्रिक वर्षावन। अब सामुद्रिक वर्षावन इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि इनमें जो जो विविधता जंगलों में होती है या फिर जो पेड़ों में होती है या वनों में जो होती है, उसी तरह की विविधता इनमें भी पाई जाती है परवालों में। परवालों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं परवालों की। 10 लाख प्रजातियां हैं और इनमें से केवल 10% जो प्रजातियां हैं उन्हीं का ही अध्ययन अभी तक किया जा सका है। यानी 10 लाख इनकी प्रजातियां हैं, और 10 लाख प्रजातियां हैं और 10% जो परवाल है उन्हीं का अध्ययन किया जा सका है अभी तक। और जिस तरह से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उनमें जिस तरह से विविधताएं पाई जाती है, उसी तरह की विविधताएं इन परवालों में पाई जाती है। देखो, उसके बाद जो परवाल भित्ति का जो निर्माण है 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य परवाल भित्ति का निर्माण होता है, और इनके अक्षांशों के मध्य किसी द्वीप या तट के सहारे या किसी उचित गहराई पर स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। या तो देखो, द्वीप या तट के सहारे होता है या अंतःसागरीय चबूतरे, जैसे समुद्र के अंदर कुछ चबूतरे होते हैं, वहां इनका निर्माण होता है। देखो, फिर है परवाल जंतु। देखो, जंतु परवाल, जिसे पॉलिप कहते हैं, अपने द्वारा बनाई गई चूने की खोल में रहता है।
तो जो ये जंतु है ये चूने की खोल में ही रहता है, यही इसका घर होता है। और इसके शरीर के बाहरी तंतुओं में एक प्रकार की पादप सेवाल रहती है। इसके शरीर के जो बाहर है एक पादप सेवाल सेवाल रहती है। यह सेवाल प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाती है। ये जो सेवाल है जो इसके अंदर रहती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है। जो जो ये जो सेवाल है ये पौधों की श्रेणी में आती है, और जो पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। जिससे ये अपना विकास करते हैं। और ये जो अपनी 60% जो भोजन की मांग है इसी के द्वारा पूरी करते हैं। और उसके बाद जो 40% जो आहार है ये अपने मुंह के टेटिकल्स द्वारा छोटे छोटे जंतु प्लैंकटन का शिकार करके आपूर्ति करते हैं। 60% तो भोजन ये प्रकाश संश्लेषण विधि से, और जो 40% जो भोजन है वो छोटे छोटे जंतुओं को खा के करते हैं। उसके बाद है प्रवाल के विकास की दशाएं, यानी जो प्रवाल है उनका विकास कहाँ पे होता है, किन कंडीशन में होता है, ये दशाएं हैं। ये जो दशाएं हैं प्रवाल की जहाँ पर इनका विकास होता है ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें है कि जो प्रवाल है वो उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। उसके अलावा देखो टेम्परेचर तापमान एक निश्चित तापमान पे ही ये रह पाते हैं। तापमान देखो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान पे प्रवाल रह पाते हैं। ये तापमान है प्रवाल का रहने का। अगर इससे अधिक तापमान हो या कम होता है तो ये नहीं रह सकते और इनका विनाश होना शुरू हो जाता है। देखो उसके बाद प्रवाल न तो अति उष्ण और न अति ठंडे जल में पनप पाते हैं। ना तो जो जल है ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल जो जल का ताप है वहीं पे ये रह पाते हैं। फिर सेकंड है कि प्रवाल कितनी गहराई तक रहते हैं। देखो प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं। 200 से 250 फीट यानी 60 से 77 मीटर की गहराई तक ये प्रवाल मर जाते हैं। यानी 200 से 250 फीट 200 से 250 फीट से ज्यादा गहराई पर प्रवाल है ये मर जाते हैं। इतनी गहराई नहीं होती है, यानी 60 से 77 मीटर से ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए। अधिक गहराई पे प्रवाल मर जाते हैं। अब मर क्यों जाएंगे? क्योंकि जो प्रवाल है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं और अंदर अधिक गहराई तक जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुंच नहीं पाता है, इसलिए ये अधिक गहराई तक अगर गहराई अधिक होती है तो ये मर जाते हैं। फिर है थर्ड है पॉइंट कि प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल अवसाद मुक्त जल, यानी स्वच्छ जल होना चाहिए। अवसाद मुक्त यानी मिट्टी रेत कंकर वगैरह वो कुछ नहीं होना चाहिए, एक स्वच्छ जल होना चाहिए। क्योंकि अवसादों के कारण प्रवाल का जो मुख होता है वो बंद हो जाता है और मुख बंद होने से प्रवाल मर जाते हैं। लेकिन जहां पर अवसाद का जल के साथ मिश्रण नियमित रूप में होता रहता है वहां पर प्रवाल का विकास हो सकता है। लेकिन जहां अवसाद भी है और स्वच्छ जल भी है, दोनों आपस में मिल रहे हैं लगातार, तो वहां यहाँ इनको दिक्कत नहीं है, वहां प्रवाल है वो विकसित हो सकते हैं। लेकिन जहां पर अचानक ही कोई क्षेत्र है जहां अचानक ही अगर अवसाद आ जाता है तो ये मर जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें अत्यधिक सागरीय लवणता, यानी अत्यधिक जो सागरीय लवणता है उसमें भी ये रह नहीं पाते हैं। यानी अत्यधिक
लवणता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक जो लवणता है वो भी प्रवाल के विकास में हानिकारक होती है, क्योंकि चूने के जो कार्बोनेट की कमी होने लगती है, चूने के जो कार्बोनेट है उसकी कमी इसमें होने लगती है। और चूना परवलों का मुख्य भोजन है, जब इनके भोजन की ही कमी हो जाएगी तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए जो औसत लवणता है वो 27 से 30 होनी चाहिए, 27 से 30 लवणता की मात्रा 27 से 30 होनी चाहिए। 27 से 30 जो लवणता है वो इनके लिए उपयुक्त है, अधिक लवणता इनके लिए हानिकारक है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण रूप से स्वच्छ जल। पहले तो था जो जल है वो गंदला नहीं होना चाहिए, यानी अवसाद नहीं होने चाहिए, लेकिन एकदम स्वच्छ जल भी इनके लिए हानिकारक होता है, यानी जो स्वच्छ जल है वो भी इनके लिए हानिकारक है। इसलिए जो प्रवाल है वो नदियों के मुहानों पे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि नदियां तो स्वच्छ जल आती हैं और स्वच्छ जल भी इनके लिए हानिकारक है। पूर्ण रूप से स्वच्छ जल यानी जो जल है उसमें अवसाद होना चाहिए, अवसाद और स्वच्छ जल आपस में मिलते रहना चाहिए, एकदम से भी स्वच्छ जल नहीं आना चाहिए और एकदम से भी अवसाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सागरीय तरंगें और धाराएं प्रवालों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है, और यही जो धाराएं हैं, जो स्थानांतरण होता है धाराओं का, तो ये प्रवालों के लिए भोजन लाती है। इसी कारण से जो प्रवाल है वो बंद सागरों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहां देखो जो बंद सागर होते हैं उनमें लवणता भी अधिक हो सकती है। अगर नदियां अपना जल प्रवाहित कर रही हैं तो वो जल भी स्वच्छ होगा, उसके बाद उसमें लवणता भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है बंद सागरों का। तो बंद सागरों में प्रवाल नहीं पनपते हैं। उसके बाद है प्रवालों के विकास के लिए अंतः सागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। अंतः सागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल से ऊपर, यानी सागर तल से ऊपर 50 कदम यानी 300 फीट तक की होनी चाहिए। इन चबूतरों पर प्रवाल का जो विकास है वो दो रूपों में होता है। प्रवाल ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा यह विकास तब स्थगित होता है जबकि प्रवाल सागर तल के ऊपर हो जाते हैं, यानी तल के ऊपर होते ही इनका विकास रुक जाता है ऊपर की ओर, क्योंकि जो प्रवाल है वो समुद्र यानी जल में ही जीवित रह पाते हैं। दूसरे रूप में प्रवाल है बाहर की ओर विकसित होते हैं, दूसरे रूप में। देखो उसके बाद है इसमें एक प्रवाल विरंजन आता है। देखो प्रवाल विरंजन, इस प्रवाल विरंजन देखो ये क्या होता है। देखो समुद्रों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ने से इन प्रवालों की मृत्यु हो रही है, प्रवाल है ये समाप्त हो रहे हैं। जब समुद्र में पॉल्यूशन बढ़ता है तो इसका जो सीधा इफेक्ट है वो प्रवालों पे आता है। दूसरा कारण है जो तापमान, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान जो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उससे भी इनको बहुत अधिक हानि हो रही है। अगर शोध के द्वारा पता चला है अगर जो समुद्र का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी अधिक हो जाता है तो भी प्रवालों को उससे नुकसान होता है, बहुत अधिक नुकसान होता है। उसके देखो उसके बाद जो प्रवाल है ये भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जब ये भोजन नहीं बना पाएंगे
और समुद्र में जब पॉल्यूशन हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बाधित होती है। देखो, प्रवाल विरंजन सागरीय तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण से प्रवाल है वो मर जाते हैं। और प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवाल हैं जो प्रवालों के शरीर में वास करते हैं। बाहर निकल जाने के कारण, आहार न मिलने के कारण प्रवाल मर जाते हैं। जो शैवाल है इनके अंदर रहते हैं, तापमान बढ़ने के कारण वो बाहर निकल जाते हैं। जब शैवाल बाहर निकल जाएंगे तो प्रवालों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा तो ये शैवाल है ये मर जाएंगे। आहार नहीं मिलेगा तो प्रवाल मर जाएंगे और इनका जो रंग है वो श्वेत हो जाता है, यानी सफेद हो जाता है, और इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। क्योंकि शैवाल भी एक पौधा ही होता है और जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और कई जो शैवाल हैं वो नष्ट भी हो हुए हैं। उसके बाद देखो, प्रवाल भित्तियां हैं। 3 तरह की प्रवाल भित्तियां होती हैं। 3 भागों में बांटा है प्रवाल भित्तियों को। पहला है इसमें तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा इसमें आएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति, बैरियर। तीसरा है इसमें एटॉल। तो प्रवाल भित्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। ये इन तीनों भागों का जो विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।